नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूं आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर चट्टान हमारे चल रहा था। उसमें एक पार्ट हमने कर लिया आग्नेय चट्टान के रूप में। आज हम अवसादी चट्टान पढ़ेंगे, जिसको काफ़ी शॉर्ट और इजी बनाकर आपके सामने लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपका फर्स्ट बार इस चैनल पर है आप, तो प्लीज़ पिछला जो आग्नेय चट्टान वाला वीडियो है वो भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से ये वाला भी समझ आ जाए। तो आइए, आग्नेय चट्टान हमने पढ़ ली। चट्टान कितने प्रकार की होती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, वो देख लिया हमने। फिर आग्नेय के बारे में, आग्नेय नाम क्यों पड़ा, कहाँ से आया, ये सब देखा। आग्नेय चट्टान को फिर हम 2-3 भागों में बांटकर पढ़ा। रासायनिक संगठन के आधार पर वितरण किया इसका। और आग्नेय चट्टान को हमने बाह्य सतह के बाहर जो आकृतियां बन रही है उनको अलग से पढ़ा। भू सतह के अंदर मध्यवर्ती भाग में कौन सी आकृतियां बन रही है, पातालीय जो भूभाग है ज्वालामुखी का जहां उद्गम होता है वहां कौन सी स्थलाकृति बनती है, वो सब हमने देख लिया। तो आग्नेय शैल की कुछ स्थल रूप बच गए थे जिसके बारे में जानना आवश्यक था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने एक स्लाइड पर आग्नेय शैल की निर्मित स्थल रूप लिए हैं, जिसको देख लीजिए आप सबसे पहले, फिर अवसादी चट्टान पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पॉइंट 1 के रूप में लिया है मेसा। मेसा जो स्थल रूप है, स्थलाकृति है, ये बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है, जो प्राचीन चट्टान की ऊपर अपर्दित चट्टान होती है तथा टोपी जैसी दिखाई देती है। किनारे इसके खड़े होते हैं। देखिए, बेसाल्ट चट्टान से तो निर्मित है ये मेसा, और प्राचीन चट्टानें जो इसके नीचे थी या चारों ओर थी वो अपर्दित होकर चली गई है, हट गई है वहां से। और उस प्राचीन चट्टान के ऊपर ही ऊपर एक टोपी नुमा आकृति में बेसाल्ट चट्टान का जमाव अभी भी पड़ा है, जो एक दूर से देखने पर टोपी जैसा लग रहा है। उसको क्या कहते हैं? मेसा बोलते हैं। बेसाल्ट चट्टान से बनी है ये, और इसके किनारे क्या है? खड़े होते हैं। जो इर्द गिर्द जो परतदार या प्राचीन जो चट्टानें थी अन्य, वो अपर्दित होकर हट गई है। और ये क्या है? ये जो अपर्दित थी, कौन? बेसाल्ट चट्टान। ये एक टोपीनुमा संरचना बनाए हुए यूं ऊपर प्राचीन चट्टानों के ऊपर ये स्थित है। तो इसको दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी चट्टान ने टोपी ओढ़ रखी हो, तो इसको नाम दिया है टोपीनुमा या फिर मेसा चट्टान। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो ग्रांड मेसा है कोलोराडो यूएसए का, ये विश्व प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। किसके लिए? मेसा के लिए। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो रांची का पठार है, रांची का पठार, वहां मेसा चट्टानें पाई जाती है, जिसको वहां स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कि पाट जो स्थलाकृति है वो कौन से पर्वत से संबंधित है, तो कौन से पठार से संबंधित है? तो ये रांची का जो पठार है झारखंड में, विशेषकर झारखंड में, वहां जो पाट नामक स्थलाकृतियां हैं ये विशेषकर पाई जाती है, और ये उदाहरण है मेसा का। ठीक है, भारत में रांची पठार, और बात करें अपन विश्व भर की तो ग्रांड मेसा, जो कि कोलोराडो यूएसए में है। दूसरे नंबर पर आओ, बूटी। बूटी क्या है? मेसा का ही एक छोटा रूप है। उसका अगर उदाहरण देखें तो सिप्रोक, ये भी यूएसए में स्थित है। सिप्रोक भी यूएसए में स्थित है। सिप्रोक क्या है? बूटी का उदाहरण है। ठीक है, बूटी का सिप्रोक।
और ग्रांड मेसा मेसा का है, मेसा का छोटा रूप कौन है, बूटी, जिसका उदाहरण है सिप्रोक, ये भी यूएसए में स्थित है। बात करें एक्सफोलिएशन की, थर्ड जो है एक्सफोलिएशन, ग्रेनाइट सेल से निर्मित है। मेसा और बूटी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित थे, एक्सफोलिएशन ग्रेनाइट सेल से निर्मित है, गुंबदा आकार इसकी आकृति है और निर्माण हुआ है इसका अपदलन से। अपदलन बोलें तो जो परतनुमा प्याज की आकृति में जो ऊपर परत दर परत उतरती जाती है, जो दूसरी परतदार परतें होती है, वो विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप परत दर परत उतरती जाती है, हट जाती है, उसको अपदलन कहते हैं। और नीचे से जब ग्रेनाइट सेल आती है तो वो यूं की यूं गुंबदाकार आकृति में खड़ी रहे, उसको हम कह देंगे एक्सफोलिएशन। आगे हॉगबैक या टार, हॉगबैक या टार ये भी एक कठोर चट्टान से निर्मित है आकृति, जो कि लंबी, संकरी और खड़े ढाल वाली कटकनुमा आकृति है। कटकनुमा समझ गए होंगे आप, तीखी, जिसके तीखे किनारे हों, लंबी हो, संकरी हो और खड़े ढाल वाली हो, उस आकृति को हम कहेंगे हॉगबैक या टार, जो कि आग्नेय चट्टान से निर्मित है। इसके इर्द गिर्द की चट्टानें अपर्दित हो जाती है। कैसे बनी ये कटकनुमा खड़े ढाल वाली, क्योंकि इसके जो इर्द गिर्द दूसरी जो चट्टानें थी वो अपर्दित होकर हट गई, तो अब जो बची है वो एक कठोर चट्टान के रूप में आग्नेय चट्टान थी, और उस जो आकृति को हम कहेंगे हॉगबैक या टार। पांचवी है क्वेस्टा। क्वेस्टा के बारे में देखिए, ढालयुक्त कटक है। अभी जो हमने पढ़ा था जस्ट ऊपर, हॉगबैक या टार, इसके खड़े डाल थे, देखे थे आपने, खड़े डाल थे, लेकिन यहाँ क्या है, ढाल युक्त कटक है। ये ढाल नुमा है जिसके आसपास से अपर्दित चट्टान यानी परतदार जो चट्टान है वो हट गई है, और ये ढाल युक्त चट्टान है, इसको बोलेंगे क्वेस्टा। हॉगबैक या टार थी, इसके ढाल कटकनुमा आकृति थी और ढाल खड़े थे, संकरी थी, लंबी थी, बल्कि जो क्वेस्टा है ये ढाल युक्त कटक है, कटक ही है ये। क्या है, देखिए आगे क्या है, ये ढाल युक्त कटक है, जबकि ऊपर वाली जो चट्टान थी वो खड़े ढाल वाली थी। क्वेस्टा और हॉगबैक में आपने अंतर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अवसादी परतदार चट्टान पर। अवसादी कहो, परतदार कहो या सेडिमेंट्री रॉक कहो। तो देखिए अवसादी जो चट्टान है, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द सेडिमेंट्री जो अंग्रेजी का शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या है, अवसादी। तो सेडिमेंट्री कहाँ से आया? सेडिमेंट्री शब्द बना है सेडिमेंटियम से। सेडिमेंटियम से, सेडिमेंटियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। सेडिमेंटियम नीचे बैठना, बैठ जाना, जिससे बना है अंग्रेजी शब्द सॉरी, जिससे बना है अंग्रेजी शब्द सेडिमेंट्री, जिसका अर्थ है अवसादी। तो पृथ्वी तल पर हम बात करें तो आग्नेय और कायांतरित, यानी अवसादी के अलावा जो दो चट्टानें हैं ना, आग्नेय और कायांतरित, उन चट्टानों के अपर्दन से या फिर अपक्षय से, जानते हो अपर्दन और अपक्षय आपने पढ़ा होगा कि उन चट्टानों के घिस जाने से, टुकड़े हो जाने से, या अपने ही स्थान पर उसका क्षय हो जाने से, बिखर जाने से, जब या फिर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों से, जब पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या फिर जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, उन सब के आग्नेय कायांतरित चट्टानों के टुकड़े, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, उन सब के कणों से, उन सब के अवशेषों से जो परत दर परत जमाव के फलस्वरूप जो निर्मित जो चट्टान होती है वो कौन है? अवसादी। समझ गए आप? अवसादी के अलावा दोनों तो चट्टानें आग्नेय और कायांतरित, ठीक है, उनके अपर्दन के फलस्वरूप जो उनका बिखरा रूप, उनके कण। दूसरा जीव जंतु,
जो खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो सब पेड़ पौधे, इन सब के मृत जो अवशेष होते हैं उनका जब परत दर परत जमाव होता है तो उसके फलस्वरूप कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो एक निर्मित जो चट्टान होती है उसको बोलते हैं हम अवसादी। यानी इन सब का अवसाद बचा हुआ जो भाग है उससे जो चट्टान बनती है अवसादी चट्टान कहलाती है। ये है इसकी परिभाषा। आगे देखिए, अवसादी चट्टान क्रस्ट के मात्र 5% भूभाग का निर्माण करती है। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो क्रस्ट है, हमने पीछे के वीडियो में देखा है कि क्रस्ट है स्थल भाग से लेकर 33 किलोमीटर गहराई तक, पृथ्वी के 33 किलोमीटर गहराई तक जो विस्तार है वो क्रस्ट का है। तो ये बोल रहा है कि क्रस्ट के मात्र 5% भूभाग का ही निर्माण करता है अवसादी चट्टान। तो फिर 95% कौन है? 95% तो है आग्नेय और कायांतरित। आग्नेय और कायांतरित तो है 95%। कहाँ? क्रस्ट की बात हो रही है, और वहां 5% कौन है? अवसादी चट्टान है। एक बात। दूसरी, जबकि 75% 75% स्थल भाग। अब बात आ गई है स्थल भाग की, अब बात हो रही है स्थल भाग की। अब तक था क्रस्ट जो कि 33 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है, जबकि स्थल भाग जो ऊपर ही ऊपर का भाग है, जहां लोगों का निवास है, जहां जीव जंतु पाए जाते हैं, वो वाला स्थल भाग, उसका तो 75% अवसादी चट्टान है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि तल है ना, जो पृथ्वी का जो तल है, वहां फैलाव किसका है सबसे ज्यादा? वहां फैलाव है अवसादी चट्टान का। अगर हम बात करें कुल क्रस्ट की, तो वहां तो 5% भागीदारी है अवसादी चट्टान की, लेकिन अगर हम स्थल भाग की बात करें तो वहां 75% अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट, मुख्य संयोजक कौन है अवसादी चट्टान के? तो वहां आ जाएगा सिलिका, कैल्साइट और लोहे यौगिक। ठीक है, लोहे धातु के जो यौगिक होते हैं वो कैल्साइट और सिलिका, ये सब है मुख्य संयोजक, ये सब मिलकर निर्माण करते हैं। आगे अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अवसादी चट्टान के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो देख लिया, कहां से ये शब्द आया, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन इसके संयोजक है। और अब हम देख रहे हैं अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करूं तो चट्टानों में जो प्रयुक्त जो अवसाद होते हैं, जो कण होते हैं, उनके आधार पर अवसादी चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? एक तो जैव अवसादी, कौन से? जैव, और दूसरा है अजैव अवसादी। जैव अवसादी कौन है? जहां जीवाश्म की उपस्थिति होती है। ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि जैव अवसादी चट्टान है जीवाश्म की उपस्थिति वाली चट्टान, और अजैव जो अवसादी चट्टान है वहां जीवाश्म की अनुपस्थिति है अजैव में। ठीक है, तो जैव अवसादी चट्टान को फिर से हमने 3 भागों में बांटा है। ये देखिए आप ध्यान से कि जैव अवसादी चट्टान में कौन कौन सी प्रधानतया चट्टान है। सबसे पहले बात करेंगे कार्बन प्रदान की, फिर चूना प्रदान, और फिर रासायनिक क्रिया से संबंधित चट्टानें। 3 तरह की जैव अवसादी चट्टान है। कार्बन प्रदान की बात करूं तो कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये इसके उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम वाले जो चट्टान है वो कौन है? जैव अवसादी ही है, जिसको कार्बन प्रदान चट्टान कहते हैं। चूना प्रदान चट्टान की बात करें तो चूना पत्थर है, वहां डोलोमाइट है, सेल खड़ी चट्टानें हैं। कहाँ? चूना प्रदान चट्टान में कौन कौन मिलता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और सेल खड़ी। बात करूं अगर रासायनिक क्रिया से निर्मित चट्टानें, तो ये हो जाएगी सेंधा नमक, जो हम घर में यूज लेते हैं, जिप्सम और सोरा। ये तीनों उदाहरण हैं रासायनिक क्रियाओं से निर्मित जैव अवसादी चट्टान के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रासायनिक क्रियाओं से संबंधित सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा किसका उदाहरण है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अवसादी चट्टान का। कौन सी अवसादी चट्टान का? जैव अवसादी चट्टान का। ठीक है, समझ आया होगा।
आगे इधर देखिए अजैव अवसादी में, अजैव अवसादी की बात करें तो दो भागों में है ये भी, एक है बालू प्रदान और दूसरी है चीका। बालू प्रदान यानी बालू हम जानते हैं अच्छे से, जो ये बालू के टीले होते हैं और हमारे खेतों में बालू ही बालू होती है, बालू तो हम इजीली पहचान जाएंगे, मोटे कण होते हैं इसके, बालू के मोटे कण जबकि चिक्का के बारीक कण, ये डिफरेंस है इसमें, बालू प्रदान और चिक्का प्रदान, ये अजैव अवसादी चट्टान है। अगर बात हम निर्माण की करें कि निर्माण में प्रयुक्त, यहाँ भी वर्गीकरण हो रहा है फिर से अवसादी चट्टान का, कि निर्माण में प्रयुक्त जो साधन है, कौन साधन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। पहले कौन सा वर्गीकरण था, पहले था अवसाद के आधार पर, ठीक है, जो अवसाद जमा हो रहे हैं जिनसे चट्टान बन रही है अवसादी, तो उस अवसाद के आधार पर दो भाग थे, जैव अवसादी और अजैव, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो इसके निर्माण में, अवसादी चट्टान के निर्माण में प्रयुक्त साधन, कौन कौन से साधनों की वजह से ये चट्टान बन रही है, उसके हिसाब से हम वर्गीकरण यहाँ फिर से करेंगे अवसादी चट्टान का। तो ये देखिए, इसको भी हमने तीन भागों में बांटा है, पहला है जल निर्मित चट्टान, दूसरा वायु निर्मित चट्टान और तीसरा है हिमानी निर्मित चट्टान। जल बना रहा है अवसादी चट्टान को, वायु और हिमानी भी बना रही है अवसादी चट्टान को। देखिए कैसे बना रही है। जल निर्मित चट्टान, जलीय भाग में अगर अवसाद जमा होते हैं, जलीय भाग बोले तो सागर, झील या नदी, ये तीनों तीन पार्ट हो जाएंगे इसके, किसके, जल निर्मित चट्टान के। सागर में अवसाद इकट्ठे होकर कौन सी चट्टान बना रहा है, झील में कौन सी बना रहा है और नदी में कौन सी बना रहा है, ये सब जल निर्मित चट्टान कहलाएगी। अवसादी चट्टान के निक्षेपण से स्थान कौन सा है, जल। दूसरा वायु निर्मित, वायु के द्वारा बनी हुई चट्टानें, वायु जब परिवहन करके, ठीक है, सेलों के कणों को, पेड़ पौधे मृत जीव जंतुओं के कणों को परिवहन करके, मतलब उठाकर, उड़ाकर, लाकर दूसरी जगह उनको निक्षेपित कर देती है, दूसरी जगह कहीं और, उनके उद्गम स्थल से कहीं और उनको निक्षेपण कर देती है उनका, तो वो क्या कहलाएंगी वो चट्टानें। सबसे पहले तो वायु निर्मित चट्टान कहलाएगी। उदाहरण देखिए, लोयस, इसका उदाहरण है लोयस। तो सबसे डायरेक्ट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोयस जो बना हुआ है, लोयस जो है क्या है, लोयस एक टीला है मिट्टी का, बारीक कणों वाली मिट्टी का टीला है जिसे हम लोयस कहते हैं। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, कौन है इसका साधन, वायु। कौन है इसका साधन, वायु। वायु के द्वारा मिट्टी के बारीक कणों को बहाकर कहीं एक जगह उनका निक्षेपण हो गया और जो टीला बना उसको हमने कह दिया लोयस। तो लोयस है अवसादी चट्टान से बना हुआ, वायु के द्वारा बनाया हुआ एक निर्मित टीला। आगे बढ़े, तीसरा है हिमानी। हिमानी भी जो हिम नदी होती है वो भी क्या करती है, वो भी परिवहन करती है चट्टानों के कणों की, हर चीज की उनकी, जैसे वायु कर रही थी उसी प्रकार ये भी परिवहन करती है और फिर निक्षेपण भी करती है। उदाहरण की बात करें तो हिमोड, उसको क्या बोल देंगे हम, हिमोड। जो हिमोड होते हैं उनका जो परिवहन और निक्षेपण करने का साधन कौन होता है, हिमानी यानी हिम की नदी। ये हो गए हमारे साधन के आधार पर वर्गीकरण किसका, अवसादी चट्टान का। आगे बढ़िए, अवसादी चट्टान का महत्व क्या है हमारे जीवन में, अवसादी चट्टान का क्या महत्व है ये देखिए। तो अगर हम बात करें अवसादी चट्टान के महत्व की, तो आर्थिक महत्व वाले खनिज आग्नेय चट्टान की तुलना में इसमें कम है। क्या कह रही है ये लाइन हमें कि आग्नेय चट्टान जो है, जो हमने पढ़ ली पीछे, उसमें है ना आर्थिक महत्व वाले खनिज ज्यादा मिलते हैं। क्या सही है क्या, तो हम कहेंगे सही है, क्योंकि हम आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा किसको देते हैं, सोना, प्लेटियम, चांदी वगैरह, ये जो महंगी धातुएं होती है उनको। वो कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है वो आग्नेय चट्टान के द्वारा जो लावा बाहर आता है वहां
आग्नेय चट्टानों में वो महंगी वाली धातुएं मिलती है। तो ये सेंटेंस सही है कि आर्थिक महत्व वाले खनिज आग्नेय की तुलना में कम हैं। फिर भी कौन है यहाँ आगे देखिए, तो यहाँ है लौह अयस्क, लोह से बने हुए जो अयस्क, लौह अयस्क, इमारती पत्थर बात करें हम तो जो हम इमारत बनाते हैं तरह तरह के पत्थरों से, महंगे महंगे पत्थरों से, वो सब पत्थर, कोयला भी अवसादी चट्टान का है, सीमेंट भी अवसादी चट्टान निर्मित है। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। कौन कौन? लोहा अयस्क, इमारती पत्थर और कोयला, सीमेंट आदि पदार्थों के स्रोत कहाँ मिलेंगे? हमें अवसादी चट्टानों में ही मिलेंगे। आगे खनिज तेल की बात करें तो वो भी, उपजाऊ मिट्टियां भी, और बलुआ पत्थर, सैल और चूने की चट्टानें भी, ये तीनों तरह की चट्टानें भी कहाँ हैं? ये भी सब अवसादी सैलों में ही मिलेगी। उपजाऊ मिट्टियां भी अवसादी सैलों से और खनिज तेल भी अवसादी सैलों से ही प्राप्त होगा। बात अगर मैं दामोदर घाट और महानदी घाटियों की करूं तो वहां क्या है? वहां कोयला है, कोयला निकल रहा है, वो भी अवसादी चट्टानों से है। और अन्य नदी घाटियों की भी बात करें तो वहां तेल के भंडार मिल रहे हैं, तो वो भी कहाँ हैं? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, ये हो गया महत्व अवसादी चट्टान का। अब हम कुछ देख लेते हैं अवसादी चट्टान की विशेषताएं। अवसादी चट्टान की विशेषताओं की बात अगर हम करें तो अवसादी चट्टान परतदार है। सबसे पहले तो आग्नेय चट्टान परत रहित थी, अवसादी चट्टान परतदार है। चूंकि ये मुलायम है अतः जल का रिसाव अधिक होता है, जबकि आग्नेय चट्टान की हम बात करें तो वो कठोर थी, तो जल का रिसाव न्यूनतम था, जबकि यहाँ जल का रिसाव अधिक है क्योंकि ये मुलायम है। जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय में नहीं थे जीवाश्म, यहाँ जीवाश्म पाए जा रहे हैं। थर्ड, दो परतों के बीच के भाग को संयोजक कहा जाता है। मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और जब परिभाषा हमने पढ़ी थी तो परत दर परत जमाव, अवसादों का परत दर परत जमाव जो होता है और उससे जो निर्मित चट्टान होती है वो होती है अवसादी। तो उन दो परतों के बीच के भाग को हम कहते हैं संयोजक, यानी जोड़ने वाली कड़ी। ये हुआ अपना अवसादी चट्टान। आगे का जो वीडियो रहेगा वो हो जाएगा कायांतरित चट्टान, और इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस लगा लेंगे इसके, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से एग्जाम में इसके क्वेश्चनों को टेकल कर लोगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट।